समाजवाद। ठीक है, अब यहां पे देखिए, जब हम समाजवाद की बात करते हैं तो सबसे पहले देखिए समाजवाद है क्या है। ये दो स्तर पे इसको समझिए। एक जो है समाजवाद है उसे हम कहते हैं कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स का समाजवाद है। ये कार्ल मार्क्स का जो समाजवाद है ये वास्तव में साम्यवाद कहलाता है। साम्यवाद ये कम्युनिस्ट है, कम्युनिज्म विचारधारा हो जाएगी। और जब हम समाजवाद की बात करते हैं तो वो क्या होता है, सोशलिज्म होता है। तो ध्यान रखिएगा, एक साम्यवाद है, एक समाजवाद है। ये जब हम इसकी बात करते हैं तो ये कम्युनिज्म हो जाता है। आपने अक्सर सुना होगा कम्युनिस्ट, कम्युनिस्ट विचारधारा के हैं। ठीक है, और ये जब हम बात करते हैं तो समाजवाद एक दूसरा कैसा होता है, लोकतांत्रिक समाजवाद है। इसे क्या कहते हैं, सोशलिज्म कहते हैं। ठीक है, तो एक साम्यवाद है, दूसरा समाजवाद है। देखिए दोनों में अंतर क्या है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कार्ल मार्क्स के। देखिए ये कार्ल मार्क्स की एक विचारधारा थी जहां पर क्या था, दोनों का उद्देश्य एक है। दोनों का उद्देश्य क्या है, दोनों का उद्देश्य है समानता स्थापित करना। अगर एथिक्स वाली क्लास आप लोग को ध्यान आ रही होगी, जहां साधन और साध्य के बारे में मैंने बताया था, तो साध्य तो दोनों का एक है। दोनों ही चाहते हैं कि समाज में समानता स्थापित हो, लेकिन साधन अलग अलग है। ठीक है, अब यही साधन हम लोग को समझना है। साध्य मतलब अंतिम लक्ष्य, साधन मतलब वो माध्यम जिससे आप उस लक्ष्य तक पहुंचे। नौकरी चाहिए, साध्य और साधन बट रहे हैं। एक साध्य आपके पास नौकरी है, साधन आपकी कड़ी मेहनत करना, प्रतिस्पर्धा में ईमानदारी से भागीदार होना, उसका एग्जाम देकर के क्वालिफाइड करके अपनी मेहनत से क्या है नौकरी को अर्जित करना। दूसरा पेपर लीक होना, पैसा बांट देना, शक्ति या शासन का प्रयोग अपने हित में कर लेना और नौकरी प्राप्त कर लेना। आपको कौन सा चाहिए? मैं जानता हूं सबके अंदर एक ही आवाज आ रही है ना। तो बस बुरे काम हमेशा क्या होते हैं, दूसरों की नसीहत के लिए होते हैं, अंदर से सब वैसा ही बुरा है। मतलब इस दुनिया में सबसे ईमानदार आदमी वो है जिसे बुराई करने का कभी मौका नहीं मिला ना। तो जब तक बुराई का या चोरी का मौका नहीं मिला तब तक हम बड़े ईमानदार हैं, और जहां मौका मिलता है तो अंदर से है तो मानव ही ना, मानव कहां बदलने वाला है। तो फिलहाल आइए, तो यहाँ पर क्या है, साम्यवाद की बात हम लोग कर रहे थे। देखिए यहाँ पे जो साम्यवाद है ये क्या करता है, ये वर्ग संघर्ष को बताता है, वर्ग संघर्ष को। और ये वर्ग संघर्ष क्या है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा यहां पर दो वर्ग होते हैं। एक वर्ग क्या होता है, एक वर्ग होता है जिसे आप कहते हैं गरीब वर्ग, या इसी को आप क्या कहते हैं मजदूर वर्ग। और इन्हीं का क्या होता है, शोषण होता है, तो आप कह सकते हैं शोषित वर्ग। तो एक आप कहेंगे गरीब वर्ग, मजदूर वर्ग या शोषित वर्ग होता है। दूसरा कौन होता है, दूसरा अमीर वर्ग हो जाएगा, अमीर वर्ग। और वास्तव में यही अमीर वर्ग क्या होते हैं, होते हैं पूंजीपति। ठीक है, अब यहां पर जो साम्यवाद है ये क्या बताता है, ये बताता है कि आपको अपना अधिकार या हक छीन कर लेना पड़ेगा। इसका मतलब जब भी कहीं पर साम्यवाद की विचारधारा होगी तो ये क्या कहलाएगा, ये आपको जन संघर्ष कराएगा, हिंसा, खून बहाना, क्रांति, इस तरह की बातें करेगा। ठीक है, जबकि जब हम लोग लोकतांत्रिक समाजवाद की बात करते हैं, लोकतांत्रिक समाजवाद क्या करता है, ये आपको, ये अमीर वर्ग है, ये गरीब वर्ग है, क्या करना है, समानता लाना है। दोनों को
उद्देश्य एक है, चाहे साम्यवाद की बात है चाहे समाजवाद। लेकिन ये क्या कहता है, ये आपके कुछ लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के आधार पर समानता के सिद्धांत को स्थापित कराना चाहता है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं क्या हैं? चुनाव, संसदीय प्रावधान, विधि या कानून, सकारात्मक विभेद, नियोजित समानता। अर्थ क्या निकल के आया? ये आपको लोकतांत्रिक समाजवाद जो है वो कभी ये नहीं कहता है कि आप लोगों से छीनिए। ये समानता स्थापित करने की समस्त जिम्मेदारी किसको दे देता है? ये लोकतांत्रिक व्यवस्था से सरकार को दे देता है। इस सरकार का ये दायित्व बनता है कि क्या करें, वो जो असमानता है उसको दूर करें, अर्थात समानता को स्थापित करें। इसके लिए लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं से चलना पड़ेगा। तो सबसे पहले लोकतंत्र है, इसका मतलब क्या होना चाहिए? चुनाव होना चाहिए, ताकि हम सरकार का चयन कर सकें। उसके बाद क्या होगा? संसदीय प्रावधान होना चाहिए। मुख्य रूप से भारत के पृष्ठभूमि में बताया संसदीय प्रावधान, तो या संवैधानिक प्रावधान आप कर सकते हैं उसके लिए। अब होगा क्या? कुछ संसद से कानून बनेंगे, विधि बनेंगे। सकारात्मक विभेद आप पढ़ के आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है? मजदूर, वंचित, शोषित आदि वर्गों के लिए क्या करना पड़ेगा? विशेष आपको प्रावधान करना पड़ेगा। और प्लस ये अचानक से होने वाली चीजें नहीं है, आपको नियोजित तरीके से, प्लान तरीके से ज्यादा कानून या सकारात्मक विभेद के माध्यम से क्या करना होगा? उनको उनका हक देना पड़ेगा। भारत की पृष्ठभूमि में आप देखें, भारत का जो समाजवाद है वो कैसा है? लोकतांत्रिक समाजवाद से प्रभावित है। अब यहां पे क्या है आप देखिए, जैसे जितने भी प्रकार से आप लोग आरक्षण पढ़े, चाहे वो शैक्षणिक आरक्षण हो, चाहे वो राजनीतिक आरक्षण हो, चाहे वो नौकरी में आरक्षण हो, ये समस्त आरक्षण क्या है? कहीं ना कहीं ये सकारात्मक विभेद और नियोजित तरीके से प्रावधान है। दूसरे स्तर पे चाहे ये एससी के लिए आरक्षण हो, चाहे एसटी के लिए आरक्षण हो, चाहे ओबीसी के लिए आरक्षण हो, चाहे ये महिलाओं के लिए आरक्षण हो, ठीक है? हाँ, प्लस ईडब्ल्यूएस को भी लाना चाहते हैं तो चाहे ये गरीबों के लिए आरक्षण हो। अब हम कहें तो एससी, एसटी, ओबीसी और रजिस्टर्ड पिछड़े लोग हो गए, क्योंकि उनको क्या एक सूची में लाकर रख दिया गया। गरीबी के आधार पर आय को आधार बना दिया गया, और महिलाएं लिंग असमानता के विभेद को दूर करने के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए क्या है, यहाँ पर ये प्रयास किए जा रहे हैं, ठीक है? तो ये समाजवाद जो होगा, इसमें कभी भी आपको क्या होगा? कहीं हिंसा, संघर्ष, विद्रोह, क्रांति, इस तरह की चीजें देखने को नहीं मिलेगा। व्यवस्थित चीजें समय लेती हैं, लंबा समय होता है, लेकिन वो आपको एक बुनियादी प्लस दीर्घकालिक प्रभाव देता है। अब चूंकि आप लोग बहुत कुछ पढ़ के आ रहे हैं, अगर आप लोग ना पढ़े होते तो शायद आपको बहुत सी ऐसी चीजें लगती कि विचार है, सही है, गलत है, क्या है। लेकिन आप लोग क्या है, चूंकि आईआर भी पढ़ते आ रहे हैं, एक उदाहरण लेते हैं दो देशों का, एक लेते हैं रसिया का, दूसरा लेते हैं चाइना का। दोनों ही किसको मानते हैं? साम्यवादी विचारधारा वाले हैं, अर्थात दोनों ही क्या करते हैं? दोनों ही कहीं ना कहीं वो हिंसा, संघर्ष, विद्रोह की बात करते हैं। और आप जानते हैं कि जो गरीब है, शोषित हैं, उनको उनका अधिकार दिलाने के लिए आप उनको बरगला बड़े आराम से सकते हैं, क्योंकि उनके पास कुछ नहीं होता और वो अपने अधिकार के लिए क्या करते हैं? वो तत्कालिक प्रभाव से प्रभाव में जरूर आ जाते हैं। दोनों ही जगहों का रिजल्ट देखिए क्या है। कोई एक नेता हुआ, दोनों ही जगहों पर हुआ। यहां पर कौन हुआ था? रसिया में क्रांति का नेतृत्व करता लेनिन, चाइना में, ठीक है? अब देखिए इन्होंने क्या किया, साम्यवाद की विचारधारा को प्रस्तुत किया। तो लेनिन और माओ सेतु, इन दोनों ने क्या किया? साम्यवाद की विचारधारा को प्रस्तुत किया।
और देखते ही देखते क्या किया, पूरे देश में क्रांति आ गई। और क्रांति के बाद क्या हुआ, जो नेता था, जो लीडर था, उसने क्या किया, उसने एक सीधा सा सिद्धांत दिया कि जितने भी संसाधन हैं उन सब का नियंत्रण किस पे, मतलब उस सब पे नियंत्रण किसका हो जाएगा, सरकार का हो जाएगा। सरकार की भूमिका में कौन है। अब यहां पर अगली बात क्या कही गई, आप जो सरकार आपको काम देती है आप ईमानदारी से करिए, सरकार क्या करेगी, आपको उसका वेतन देगी। कोई पूंजीपति होगा ही नहीं, सब कुछ सरकार का है। जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, उत्पादन आप करो, सरकार को लाके दे दो, कृषि आप करो, सरकार को लाकर दे दो, अन्य प्रावधान से जो भी आय का सृजन हो सकता है सब आप करो, सरकार को लाके दे दो। और सरकार क्या करेगी, सबको समान रूप से क्या कर देगी, वितरित कर देगी। समानता आ गया झटके में। लंबी नीति के तहत क्या हुआ, जिसका समानता हुआ वहां पर क्या हुआ, ये जो सरकार की भूमिका में आए वहां के लोगों के सबसे बड़े शोषणकारी कौन हो गए, यही सरकार हो गई। सरकार ने क्या किया, पूंजीपति का स्थान ले लिया। लोकतंत्रात्मक व्यवस्था आ ही नहीं पाई। और आज भी इन दोनों जगहों पे क्या है, आप देखते हैं लोकतंत्रात्मक व्यवस्था नहीं है। चाइना का संविधान आज भी कैसा है, अस्थायी है। और रूस के संविधान पे पूरा राष्ट्रपति का नियंत्रण है। और इसी वजह से आप देखते हैं कि वहां पर क्या है, जनता के पास अब कोई अधिकार बचा ही नहीं। अब जनता के पास एक ही अधिकार बचा है, पता है क्या, आइए आप लोग भी कुछ नीति निर्माण करिए। अब जनता के पास क्या अधिकार बचा है, जनता के पास एक ही अधिकार बचा है, अब एक बार फिर क्रांति करो। देखते हैं कौन लेनिन और माओ सेतु पैदा होता है, क्योंकि लेनिन और माओ सेतु के 3-4 पीढ़ियों से सारी विशेषताओं और शक्ति का केंद्रीकरण करके माओ सेतु, लेनिन, इनके वंशज बैठे हुए हैं। वो कौन नया माओ सेतु पैदा होगा जो इतना विशाल वृक्ष के रूप में जनता के सामने आकर खड़ा हो जाएगा कि इनसे संघर्ष ले सके, क्योंकि वो तो बीजारोपण की अवस्था में उसका दमन कर दिया जाएगा। अब यहां पर बहुत बड़ी व्यवस्था ऐसी स्थापित हो गई है कि जनता के पास लोकतांत्रिक व्यवस्था का अधिकार ही नहीं बचा है। झटके में 10 साल, 15 साल, 20 साल में उत्थान बड़ी तेजी दिखाई दिया, व्यवस्था बड़ी अच्छी दिखाई दिया, लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक कोई बहुत गरीब लड़का टारगेट किया कि हमको अमीर बनना है। अमीर बनने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, करना पड़ता है, नीति में सुधार कर लीजिए, अमीर झटके में बन जाएंगे। सबसे पहले टारगेट करिए कौन लड़की अपने घर की इकलौती अरबपति खरबपति है। उसके बाद क्या है, उसको ऑब्जर्व करिए, उसके नेचर को समझने की कोशिश करिए, वो किस तरह की चीजों को अच्छा समझती है। अगर मानववाद को अच्छा समझती है तो 2-4 समाज सेवा कर दीजिए। वो जैसे घर से बाहर निकले उसके सामने भिखारी बच्चे को बैठ के गोद में खिलाने लगिए। कहीं वो स्वतंत्रता को अच्छा समझती है तो बाहर डिस्को में जाके डांस करिए, तो आप भी 2-4 बियर लेकर के डांस करिए। मतलब जितना यूपीएससी की तैयारी में प्लानिंग करते हैं, मेहनत करते हैं, अगर एक अमीर लड़की या कोई लड़की अमीर लड़के तो अपने साथ रिझाने में इतना प्लानिंग कर ले, फिर तो आपकी संपत्ति सारी हो ही गई। फिर असली कैरेक्टर निकल के आएगा, है ना। तो फिल्मों में बहुत आप लोगों ने देखा होगा। साम्यवाद वैसी प्रक्रिया है कि पहले क्या है, 15-20 साल 25 साल तक लोगों को रिझा लो, और जब रिझा लो तो उनके ऊपर ऐसा दबोच मार लो फिर कुछ नहीं बचा, अब तुम्हारे नियंत्रण में सब कुछ होगा। ठीक है।